आ रही है स्टूडेंट्स आवाज मेरी? अंसा, अंसा आवाज आ रही है बेटा? और शिमा, लतीफ, इफ्रा, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। इजी है ये, उसी से तकरीबन ये फर्स्ट में भी आपने ये पढ़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक है हमारा कोर्स आउटलाइन में, इसलिए हमने इसको, टॉपिक है हमारा आज का इस लेक्चर का है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड इन नर्सिंग होम्स। ठीक है, role of hospital pharmacist or role of pharmacist in hospital. A hospital pharmacist play an imperative role between the healthcare professionals devoted to the care of patient. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है बेटा वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। किस लिए? उन सब का एक ही जो होता है काम, क्या किस मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं? फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, the existence of pharmacists in hospital can be beneficial for hospital as well as for patients. प्रेजेंटली फार्मासिस्ट हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कह रहे हैं कि अगर एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को अपॉइंट किया जाता है तो वो हॉस्पिटल के लिए तो बेनिफिशियल होता है एज वेल एज फॉर पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर आपने हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपॉइंट किया होता है तो जितने भी प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर प्रिस्क्राइब किए जा रहे होते हैं उन सबको इवेलुएट करना, पेशेंट काउंसिलिंग, तमाम चीज़ें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होती है। ठीक है, प्रेजेंटली फार्मासिस्ट हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन कौन सी है आगे हम देखते हैं। मेडिसिन मैनेजमेंट, अ की रोल इन अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जॉब इज डिटरमिनिंग विच फॉर्म ऑफ मेडिकेशन बेस्ट सूट्स ईच पेशेंट। अगर हम मेन रोल देखते हैं, ये जो सबसे की रोल है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, कि इंडिविजुअली पेशेंट के हिसाब से उनकी मेडिकेशन को देख रहे होते हैं। जब वो प्रिस्क्रिप्शन को इवेलुएट करते हैं तो उसकी डिजीज हिस्ट्री और ड्रग हिस्ट्री के साथ उस जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको इवेलुएट करते हैं। ईच डिसीजंस मस्ट बी मेड इन अ टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट इनपुट फ्रॉम डॉक्टर्स, यानी जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो प्रॉपर और टाइमली होने चाहिए, और उसमें इनपुट जितने भी प्रिस्क्राइबर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका भी इनपुट उसमें होता है। कि अगर कहीं कोई चेंज करना है ड्रग को, कि कोई ऐसी ड्रग डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है, दो ऐसी ड्रग जिनका आपस में कोई ड्रग इंट्रैक्शन है, या जो अभी ड्रग प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने और एग्जिस्टिंग कोई और पेशेंट जो है वो कोई और ड्रग भी ले रहा था कॉन्कॉमिटेंट डिजीज की वजह से, कि बाई चांस उसे कोई और डिजीज भी थी जिसकी वो, और कंप्लेन जो होती है वो प्रेजेंटली किसी और डिजीज की कंप्लेन के लिए वो आया है, तो ऐसा तो नहीं है जो अभी ड्रग प्रिस्क्राइब की और जो उसकी ड्रग हिस्ट्री में ड्रग मौजूद है उनका आपस में ड्रग इंट्रैक्शन। तो ये तमाम चीज़ें जो होता है वो जो है फार्मासिस्ट लुक आफ्टर कर रहा होता है, और उसमें डॉक्टर्स से भी उनके डिसीजंस या उनका इनपुट शामिल होता है। आगे चलते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट विल ऑफन मॉनिटर द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियंस एंड काउंसिल देयर पेशेंट्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स। यानी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है, जो यही मैंने बताया बेटा आपको, जो फिजिशियंस या डॉक्टर्स जो होते हैं जो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है पेशेंट की काउंसिलिंग कर रहा होता है, जो ड्रग के अगर इफेक्ट्स, कोई भी ड्रग का साइड इफेक्ट्स अगर होता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट is usually a good source of advice for patients and recommends safe combination of medications according to individual patient problem. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है एक गुड सोर्स है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो जो प्रिस्क्रिप्शन को जब इवेलुएट करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट की काउंसलिंग कर रहा होता है ड्रग की, कि कौन कौन सी ड्रग किस किस टाइम पे लेनी है। अगर किसी ड्रग का किसी फूड के साथ इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे वो उसे गाइड करता है। अगर किसी ड्रग के साइड इफेक्ट आ रहे हैं कि उसके पास, क्योंकि नॉलेज मौजूद होती है, उसे पता होता है कि ये ड्रग लेने से अगर कोई साइड इफेक्ट आएंगे, कोई ड्रॉजीनेस हो रही है या कहीं नोजिया फीलिंग हो रही है, या किसी ड्रग के लेने से जो स्टमक एसिडिटी होती है, तो ये तमाम काउंसिलिंग वो पहले से पेशेंट की करता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैन गिव इंफॉर्मेशन ऑन पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। जैसे मैंने अभी डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आपको बताया बेटा, कि अगर किसी ड्रग के साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो वो नॉर्मल अगर जो होते हैं, जिस तरह के भाई नोजिया फीलिंग हो रही है, या जैसे सम टाइम होता है बहुत से लोग एंटीबायोटिक लेते हैं
तो उनको डायरिया सा होता है, तो ये एक नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं जो ड्रग के होते हैं। लेकिन अगर कोई ड्रग ऐसी है जिसके बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं और वो कंपैटिबल नहीं होती है उन ड्रग के साथ जो ऑलरेडी पेशेंट पहले से ले रहा था, तो वहाँ पे भी फिर वो प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर रहा होता है, ठीक है। दे विल often also monitor the effects of treatment to ensure that they are proving effective, safe and appropriate to the user। यानी कि पेशेंट के लिए जब वो प्रिस्क्रिप्शन को इवेल्युएट करता है तो वो देखता है कि पेशेंट के हिसाब से ड्रग इफेक्टिव है, सेफ है और सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजीज, ठीक है। तो एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर होते हैं। थर्ड है हमारे पास मॉनिटरिंग ड्रग चार्ट्स। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नीडेड टू वर्क क्लोजली with other healthcare professionals such as physician, nurses and dietitian। hospital pharmacist जो होता है एक लिंक के तौर पे काम कर रहा होता है या क्लोजली काम कर रहा होता है किन लोगों के साथ, अदर जो हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें कौन कौन आ जाते हैं हमारे पास, फिजिशियन, नर्सेज या डाइटिशियन जो भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। Drug charts provide a vital source of information and pharmacists monitor these charts and ensure that the correct medication is being provided to the each patient। आपने देखा होगा इन पेशेंट में बेटा जो होते हैं उनके एक प्रॉपर चार्ट्स बने हुए होते हैं ड्रग के, जिसमें इसमें तमाम जो ड्रग प्रिस्क्राइब होती हैं, जो टेस्ट होते हैं, जो उनको डाइट, वो तमाम उस चार्ट में मौजूद होते हैं। तो वो चार्ट भी जो इवेलुएट कर रहे होते हैं वो फार्मासिस्ट इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब हो रही हैं और एडमिनिस्टर हो रही हैं और डिस्पेंस हो रही हैं पेशेंट को। These charts act as a productive mode of communication between hospital pharmacists and other members of healthcare professionals। और ये चार्ट जो है कम्युनिकेशन और एक लिंक के तौर पे काम कर रहे होते हैं फार्मासिस्ट और जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। क्यों कि फार्मासिस्ट उसको इवेलुएट कर रहा होता है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर रहा होता है और जो नर्सेज होती हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पेंस कर रही होती है। तो एक लिंक होता है ये चार्ट इन सबके दरमियान। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की है परचेजिंग। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मेसीज परचेज फ्रॉम मेडिकल स्टोर डिपोट एंड बाय बिडिंग मेथड, ठीक है। अच्छा बेटा ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, अभी में डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग वगैरह आप लोग पढ़कर आ रहे हैं। अंसा शहबाज, जी अंसा आप बताइए किस तरह हॉस्पिटल में परचेजिंग का भी लेक्चर जो है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैंने अपलोड कर दिया, रिकॉर्डेड भी मौजूद है। जी किस तरह जो है वो परचेजिंग होती है, मैंने बताया था उसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह परचेजिंग, क्योंकि परचेजिंग का एक पूरा हमारा टॉपिक था, ये तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम पढ़ रहे हैं। जल्दी बताइए हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन या अलाइड आइटम की परचेजिंग किस तरह होती है, जी कौन बताएगा, जल्दी बताएं। अंसा आप बताइए बेटा। हर्षिमा बताइए, हर्षिमा लतीफ, जी पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक था बेटा परचेजिंग का। इफ्रा आप बताएंगी, जी इफ्रा आवाज आ रही है। नौशीन, नौशीन आप बताएं, क्या हो गया बेटा, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? मैम ये वाला अभी तक पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा है बेटा, ये तो पूरा एक टॉपिक था, ये तो यहाँ पर एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रोल में आ रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या रोल है, लेकिन ये पूरे पूरे टॉपिक है आपके चैप्टर के, परचेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पेंसिंग, ये तमाम पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलो फिर हम इसे दोबारा से थोड़ा रिपीट करते हैं क्या है, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इसके बाद मॉनिटरिंग ड्रग चार्ट्स हमने कर लिया था, फिर परचेजिंग में हम यहाँ पे कह रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मेसीज, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो फार्मेसीज होती हैं वो मेडिकल स्टोर डिपोट जो उनके अपने हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं या बाय बिडिंग मेथड। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में देखना कि टेंडर दिए हुए होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज जो होती हैं वो, जैसे अगर हॉस्पिटल जो है वो उसको मेडिसिन परचेज करनी है तो मुख्तलिफ फार्मा अपने टेंडर अपने बिड भेजेगी कि इस प्राइस पर जो है हम आपको ये मेडिसिन देंगे, उसके साथ ये बेनिफिट देंगे या इतना डिस्काउंट देंगे। तो मुख्तलिफ जो है
फार्मा से जो है ना उनके पास जो है वो बिड आते हैं, उसमें से फिर वो देखता है हॉस्पिटल के भाई हमें सबसे इकोनॉमिकल कौन पड़ेगा विद गुड क्वालिटी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके हॉस्पिटल में और जो है मेडिसिन परचेज, कभी भी हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इकोनॉमिकल तो होना चाहिए लेकिन विद स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मेथड आ रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल परचेज ड्रग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम होलसेलर, एंड इन इमरजेंसी सिचुएशन परचेज ड्रग्स एंड अलाइड आइटम्स फ्रॉम रिटेलर और रिटेल फार्मेसी। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होता है कोई भी मोड ऑफ परचेजिंग वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जाहिर है ये उन पर डिपेंड, लेकिन ज्यादातर वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, फ्रॉम होलसेलर से, या इमरजेंसी सिचुएशन में वो रिटेल फार्मेसी से परचेज करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परचेजिंग इज असाइंड टू आइदर मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट, टू इट्स परचेजिंग एजेंट और टू दी फार्मासिस्ट। अच्छा, परचेजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट का जो परचेजिंग एजेंट होता है, जो अपॉइंट होता है एज अ परचेजिंग एजेंट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परचेजिंग, या फिर फार्मासिस्ट की होती है। ठीक है, फार्मासिस्ट प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन बोथ एज टू क्वालिटी एंड द सोर्स ऑफ परचेज। ठीक है, यानी फार्मासिस्ट अगर तो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेजिंग है तो वो जाहिर तमाम चीजें हैंडल कर रहा होता है और देख रहा होता है, लेकिन अगर परचेजिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब भी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइड आइटम्स जो भी हॉस्पिटल में यूज हो रहे हैं उन तमाम की स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना क्वालिटी के अकॉर्डिंग, और उसका सोर्स ऑफ परचेज ये कौन प्रोवाइड करेगा, वो फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल। हॉस्पिटल फार्मेसीज यूजुअली टेक पीरियोडिक फिजिकल इन्वेंट्रीज टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ अनडिस्पेंस मेडिकेशन। ये कह रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेंट्री मेंटेनेंस है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, तो वो पीरियोडिकली विजिट कर रहे होते हैं उसका जाकर दे। पीरियोडिकली विजिट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वो स्टोर कर रहे होते हैं मेडिसिन, वहाँ पे वो साल में जो उन्होंने अपने एक पीरियड बनाया हुआ कि बाई एनुअल विजिट करना है, क्वार्टरली विजिट करना है, मंथली विजिट, जितने भी जो उनका हॉस्पिटल के अपने हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए वो जाके विजिट करते हैं और चेक करते हैं कि अनडिस्पेंस मेडिकेशन कितनी है उनके पास, डिस्पेंस कितनी हो गई हैं, तो इसके हिसाब से द टर्न ओवर रेट वो कैलकुलेट करते हैं। और टर्न ओवर रेट क्या होगा, ये बेटा आप लोगों ने टर्न ओवर रेट जो है मेरे ख्याल से परचेजिंग में पढ़ा हुआ है, वहां पर आपने पढ़ा ही नहीं है। क्या होता है टर्न ओवर रेट, जल्दी बताइए जी। नौशीन, नूर फातिमा, कौन बताएगा टर्न ओवर रेट क्या होता है, किस तरह मेंटेन करते हैं टर्न ओवर रेट जी। क्या करोगे जब नहीं पढ़ोगे तो ये बताओ बेटा, अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया टू कैलकुलेट टर्नओवर रेट तो क्या करोगे जी, कौन बताएगा। निमरा, निमरा बताइए आप। इफ्रा, कौन बताएगा भाई टर्नओवर रेट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या हो गया भाई जी। नूर फातिमा, नूर बताएं आप बेटा मुझे, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, जल्दी बताइए कौन बताएगा टर्नओवर रेट। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग मुझे लग रहा है, अब क्विज होगा तो पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ रहा है। चलें आगे चलते हैं। टर्नओवर रेट में बताती हूँ क्या है। टर्नओवर रेट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स इन पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स या इन्वेंट्री इन हैंड। यानी जितनी इन्वेंट्री है वो चाहे आपने 6 मंथ में आप उसका विजिट कर रहे हैं या आप जो है वो क्वार्टरली कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं, जो भी आपका पीरियड है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड्स इन पीरियड, यानी जो उस पीरियड में परचेज हुई उनकी कॉस्ट कितनी थी, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड, और अब जो है वो इन्वेंट्री कितनी रह गई है, जो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टर्नओवर रेट आ जाता है। और टर्नओवर रेट कह रहे हैं कि अगर बहुत टर्नओवर रेट आपका बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री इन हैंड आपकी बहुत ज्यादा है, यानी आपने स्टॉक तो बहुत रखा हुआ है, डुप्लीकेट स्टॉक मौजूद है आपके पास मेन फार्मेसी या सैटेलाइट फार्मेसी में, लेकिन उसकी सेल इतनी नहीं है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्पेंस इतनी नहीं हो रही जितनी आपने इन्वेंट्री रखी हुई है। ठीक है, तो इस तरह इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ our hospital pharmacists
इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड जो होती है आइदर बाय किन किन मेथड से होती है हॉस्पिटल में, फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दो मेथड है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बेटा हॉस्पिटल में, फ्लोर स्टॉक के जरिए होती है या यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू होती है। The unit dose distribution system has largely replaced the floor stock system because this system reduces medication error. मेजोरिटी हॉस्पिटल में क्या हो रहा है अब ये कि फ्लोर स्टॉक को रिप्लेस कर रहे हैं, वो किससे रिप्लेस कर रहे हैं, यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ज्यादातर हॉस्पिटल में आप अडॉप्ट कर रहे हैं यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, क्योंकि वहां पर जब आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो मेडिकेशन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। इन डोज unit dose distribution system medications are ordered packed handled administered and charged। यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेडिकेशन जो होती हैं वो ऑर्डर की जाती हैं, वहां से पैक होती हैं और उसके बाद डिस्पेंस होती हैं, एडमिनिस्टर हो जाती हैं एंड चार्ज। अगर चार्ज ड्रग है तो फौरी तौर पे चार्ज कर देते हैं, वरना उनका जो डेली का जो बिल होता है उसमें डालते हैं। द आईवी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम इज आल्सो कैरिड आउट अंडर दिस सिस्टम। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम को भी बेटा कह रहे हैं कि ये इस सिस्टम के अंडर आती है यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों कि जब मैंने आप लोगों को आईवी एडमिनिस्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि पेशेंट टू पेशेंट जो आपका हाइपर एलिमेंटेशन जो बना रहे होते हैं, आपके पास जो आईवी एडमिनिस्टर होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, हर पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईवी एडमिनिस्टर बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसमें मैंने दो बता दिया आपको, फ्लोर स्टॉक एंड आपके पास यूनिट डोज। इन कंप्लीट फ्लोर स्टॉक system the drugs are given to the patient through the nursing station and the pharmacy supply from the drug store of a hospital। they are divided into, यानी कंप्लीट फ्लोर स्टॉक में डिफरेंट जो फ्लोर्स होते हैं वहां पर जो है ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और ड्रग स्टोर से जो होती हैं वो नर्सिंग स्टेशन या फार्मेसी के थ्रू जो होती है वो सप्लाई हो जाती हैं। अच्छा, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक को इन्होंने मजीद सब डिवाइड कर दिया है, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स। यानी दो तरह की ड्रग होती है, एक तो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग होती है, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग होती है। ठीक है, फिर नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग को इन्होंने मजीद सब डिवाइड किया बेटा इनटू ड्रग बास्केट मेथड, यानी नॉन चार्ज जो फ्लोर स्टॉक ड्रग होती हैं वो बास्केट मेथड के थ्रू डिस्पेंस होती हैं, या मोबाइल डिस्पेंसरी यूनिट होते हैं उनके थ्रू ये डिस्पेंस होती हैं। ठीक है, अच्छा, चार्ज और नॉन चार्ज में क्या डिफरेंस है जी, कौन बताएगा भाई? निम्रा, निम्रा बताइए। मैम क्वेश्चन रिपीट करें आप, आपके बीच में से आवाज चली गई थी। बेटा व्हाट इज द किस चीज में डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन चार्ज फ्लोर स्टॉक एंड नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन? अगर आपने लेक्चर वाला मेरा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन वाला पढ़ा हुआ है और आपने उसका जो है रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुना हुआ है तो आपको पता होगा कि चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में कौन से होते हैं और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग सिस्टम क्यों कह रहे हैं हम। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि पेशेंट से हम चार्ज नहीं ले रहे, चार्ज तो हम दोनों ही में कर रहे हैं, लेकिन चार्ज फ्लोर स्टॉक में नॉन चार्ज में क्या डिफरेंस है? मैम जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो ड्रग्स दे दी जाती है पेशेंट को, लेकिन उनका ओवरऑल बिल जो कैलकुलेट होता है, तो जब हम ड्रग डिस्पेंस कर रहे होते हैं तो वो फ्री ऑफ चार्ज होती है, लेकिन उनके ओवरऑल बिल में चार्ज लगाया जाता है। और लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये नॉन चार्ज में आएगी। ठीक है जी, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो चार्ज फ्लोर स्टॉक मींस जब हम मेडिसिन उनको दे रहे होते हैं हैंड टू हैंड हम उनसे उसके प्राइस ले रहे होते हैं। हाँ, उनके अकाउंट में, उनका जो अकाउंट होता है ना जो, उसमें हम फौरी तौर पर हम उस ड्रग के जी चार्जेस ऐड कर देते हैं, तो ये होता है जी। चार्ज। कौन कौन बात कर रहे हैं? निम्रा बात कर रही है? इफ्रा इफ्रा इफ्रा, अच्छा इफ्रा, वेरी गुड, इसका मतलब है आप पढ़ रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, रिसर्च फंक्शन, यानी कि इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद जो है ना, रिसर्च फंक्शन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट। द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट possess adequate education, knowledge and training and thus can participate in research। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्योंकि हम एज अ फार्मासिस्ट बेटा अगर हम देखें तो हमारे जो स्टूडेंट फार्म डी करके निकल रहे तो इनके पास एक बैकग्राउंड मौजूद होता है रिसर्च का, क्योंकि जब आप फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में जब स्टूडेंट्स आ रहे होते तो हम ज़्यादातर जो असाइनमेंट या इस टाइप के देते
कि उससे आपकी रिसर्च अवेयरनेस होती है। आप पोस्टर प्रेजेंटेशन में आ रहे होते हैं, वर्बल प्रेजेंटेशन में, तो आपके पास एक बैकग्राउंड मौजूद होता है रिसर्च का, ठीक है। तो इस तरह होता है। ये हॉस्पिटल जब फार्मेसिस्ट अपॉइंट होते हैं तो वहां भी फिर आप, जब आपके पास एक बैकग्राउंड मौजूद होगा, आपके पास नॉलेज मौजूद होती है, तो आप पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च में, ठीक है ना। आप लोगों ने भी तो कुछ ना कुछ काम किया होगा, काम किया है कुछ आप लोगों ने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, यस मैम। कोई ऐसा असाइनमेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला था? यस मैम। ठीक है, चलें इंशाल्लाह अभी हमारा ये एक असाइनमेंट जमा हो जाए तो मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह एक रिसर्च से रिलेटेड कुछ छोटा सा काम दूंगी, जो आप करेंगे तो आपको और अवेयरनेस हो जाएगी। फार्मासिस्ट ओके। कैन कंडक्ट फार्मास्यूटिकल रिसर्च, पार्टिसिपेट, कंडक्ट एंड सपोर्ट मेडिकल रिसर्च। फार्मासिस्ट जो है वो फार्मास्यूटिकल रिसर्च कर रहे होते हैं, इसके अलावा वो सपोर्ट कर रहे होते हैं मेडिकल रिसर्च को भी, ठीक है। In pharmaceutical research, pharmacists can work as a principal और co-investigator। यानी जो हम लोग जितने भी फार्मासिस्ट हैं, वो जो फार्मास्यूटिकल रिसर्च में एज अ प्रिंसिपल यानी मेन इन्वेस्टिगेटर भी, एज अ मेन रिसर्चर भी काम कर रहे होते हैं, यानी एज अ प्रिंसिपल रिसर्चर भी काम कर रहे होते हैं, या एज अ को इन्वेस्टिगेटर या को रिसर्चर हम काम कर रहे होते हैं, यानी किसी और को असिस्ट कर रहे होते हैं उसकी रिसर्च में। द फार्मास्यूटिकल रिसर्च परटेन्स टू डेवलप न्यू डोजेज फॉर्म। फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? या तो आप कोई नई डोजेज फॉर्म आप जो है वो डेवलप कर रहे होते, वर्क ऑन क्वालिटी कंट्रोल, या अगर हमने डिफरेंट फार्मा की ड्रग उठाई है, एक इनोवेटर फार्मा की उसकी और उससे जो उसके उसके बाद जिसने वो ड्रग बनाई डिफरेंट फार्मा की, उन दो को लेके हम कंपेयर कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कहाँ पर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो उसमें हम क्वालिटी को भी अपनी भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसमें हम क्वालिटी को मेंटेन भी कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हॉस्पिटल में अडॉप्ट कर रहे होते हैं फार्मेसी जो हॉस्पिटल, उस पर भी रिसर्च कर रहे होते हैं। स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, और डिफरेंट जो स्टोरेज के पैरामीटर हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर जो हमारी फॉर्मुलेशन जो हम स्टोर कर रहे होते हैं, स्टॉक कर रहे होते हैं, उस पर भी वो रिसर्च कर रहे होते हैं। एंड वर्क ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे भी काम हो रहा होता है, फार्मासिस्ट काम कर रहे थे। क्या होती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन? जी कौन बताएगा? नूर आप बताएं, नौशीन कौन बताएगा? नौशीन आप बताएं बेटा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है? जल्दी बताइए नौशीन, किसी को पता है आप में से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है? नहीं पता? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बेटा जितनी भी मेडिसिन आजकल प्रिस्क्राइब हो रही हैं, जैसे अगर जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जब अगर उन प्रिस्क्रिप्शन को आप उठा के उन पे काम कर रहे हो, तो आप देखते हैं कि क्या इन ड्रग्स को जो प्रिस्क्राइब हो रही हैं, क्या इनके कोई ड्रग्स जो कॉम्बिनेशन में क्या इनके साइड इफेक्ट हैं, क्या इनके ड्रग इंटरेक्शन है। तो जो रेगुलरली प्रिस्क्राइब होते हैं उन पे जब हम काम कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आपके पास एविडेंस मौजूद होता है कि इन ड्रग्स से ये साइड इफेक्ट आ रहे हैं या इनका ये ड्रग इंटरेक्शन है। तो इन चीज़ों, इन तमाम चीज़ों पे जो होता है वो फार्मासिस्ट वो रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। Educational function. Due to unique educational background and training, a pharmacist may involve in teaching courses। ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि एक यूनिक बैकग्राउंड होता है फार्मासिस्ट का, ठीक है। क्योंकि आप देखें, आप जब फर्स्ट और सेकंड में आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, आप स्टैट्स भी पढ़ रहे हैं, आप माइक्रो भी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के हम कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है और हमारे पास इतनी अवेयरनेस होती है कि आप फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स भी आप कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, आप कॉलोजी पढ़ा सकते हैं, फार्माकोग्नोसी आप पढ़ा सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज की हम टीचिंग कर सकते हैं। तो एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एजुकेशनल फंक्शन भी हमारा जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल कमेटी। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट सर्व ऑन इंस्टीट्यूशनल कमेटीज एज फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। यानी कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशनल कमेटीज जो डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे दी, इसके अलावा और कमेटीज जैसे मैंने वहाँ पे बताया करंट प्रैक्टिस कमेटी, तो डिफरेंट कमेटीज भी होती हैं जहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी सर्व कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। जैसे फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी की अगर हम बात करें,
The committee determines which drug should be included in hospital formulary and also look after the use of investigational drugs. ये कमेटी जो है ये काम कर रही होती है कि जो फॉर्मुलरी बनानी है किस तरह बनानी है, कौन कौन सी ड्रग उसमें ऐड करनी है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशनल ड्रग अगर वहाँ पर यूज हो रही है या वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसको लुक आफ्टर कर रही होती है। द कमेटी ऑल्सो oversees the quality improvement activities as well as ADR. इसके अलावा कमेटी जो होती है वो देख रही होती है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या क्या काम किया जा सकता है। इसके अलावा जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब हो रही है उनके ADR क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहे हैं उनको रिपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंस्टीट्यूशनल कमेटी में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अदर रोल इन स्मॉल हॉस्पिटल, अगर हम एक बिग हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट रोल आ जाते हैं। अगर हम एक स्मॉल हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पे क्या रोल है एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ऑल्सो सर्व एज एन असिस्टेंट टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है एज अ असिस्टेंट भी काम कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर अगर हॉस्पिटल का जो है टू एज अ परचेजिंग एजेंट काम कर सकता है, सुपरवाइजर ऑफ द सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम काम कर सकता है, ठीक है। हमने कहा था कि अगर सेंट्रल स्ट्राई सप्लाई रूम किसी बड़े डिपार्टमेंट के अंडर आता है तो उसको सुपरवाइजर कर रहा होता है। एंड इन सम इंस्टेंसेस एज अ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ जगहों पर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट भी अपॉइंट होते हैं ये। द फार्मासिस्ट मे ऑल्सो बी आस्क्ड टू इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग ऑफ सम सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक डाइटरी सर्विसेज, यानी फार्मासिस्ट जो होता है ये इन्वॉल्व हो सकता है सम टाइम अगर हॉस्पिटल में उसको अपॉइंट किया जाए तो वो डाइटरी सर्विसेज यानी जो डाइटिशियन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनको भी वो लुक आफ्टर कंट्रोल कर रहा होता है, मेडिकल रिकॉर्ड जो मेंटेन हो रहे हैं उनको देख रहा होता है, और डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज हो रहे हैं उनको चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी उसे अपॉइंट किया जाता है। बाय कंबाइनिंग ऑल दीज ड्यूटीज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज विद इन द फाइनेंशियल रीच ऑफ एवरी हॉस्पिटल इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। अगर हम हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बेटा ड्यूटीज देखें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो इतनी ज्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी इतनी ज्यादा जो है ड्यूटीज होती हैं कि उसके हिसाब से जो उनको पे की जा रही होती है वो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह अगर उनकी तमाम ड्यूटीज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें तो हर हॉस्पिटल की रीच में होता है कि वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इजीली अपॉइंट कर सके, चाहे वो हॉस्पिटल छोटा हो या हॉस्पिटल बड़ा हो, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से यानी पेमेंट हम कह रहे हैं इतनी नहीं है, ठीक है। फ्यूचर रोल ऑफ फार्मासिस्ट, नर्सिंग होम extended care facilities. Nursing home facility is designated, staffed and equipped for the accommodation of individuals who are not in need of hospital care but require nursing care and related medical services which are prescribed by or performed under the direction of a licensed medical professional to provide such care. यानी ये कह रहे हैं कि एक्सटेंडेड रोल अगर हम देखें कि फ्यूचर में फार्मासिस्ट का रोल ये हो सकता है कि वो नर्सिंग होम केयर या नर्सिंग केयर को भी कंट्रोल कर सकता है, नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में जितने भी जो एक पूरी टीम होती है फिजिशियन नर्सेज और पैरामेडिक उनको असिस्ट कर सकता है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन में काम कर सकता है। वो पेशेंट जिनको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत नहीं होती यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है बल्कि नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है उनको, तो ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो। डिफरेंट नर्सिंग केयर हमारे यहाँ बन गए हैं जहाँ पर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अपॉइंट होता है और फ्यूचर में ये एज अ वहाँ पे भी जो है अपॉइंट हो सकते हैं और वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो या फंक्शंस अपने प्रोवाइड कर सकते हैं। A medically supervised interdisciplinary team of professionals including pharmacists and volunteers provide these services. यानी एक मैंने आपको बताया कि ये जो नर्सिंग केयर फैसिलिटीज होती है एक पूरी टीम होती है जहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं जिसमें फार्मासिस्ट भी काम कर रहा होता है और वॉलंटियर्स होते हैं डिफरेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम। द रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड होम हेल्थ केयर। यानी अगर हम फ्यूचर में देखें एक तो नर्सिंग केयर सर्विसेज हैं फार्मासिस्ट के लिए और सेकंड जो है नर्सिंग केयर प्रोग्राम्स है रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम। नर्सिंग केयर के साथ
रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम भी जो है अब रेजिडेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, यानी वो पेशेंट जो कि ना हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना नर्सिंग होम में, बल्कि उनको उनके घरों पे वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जिनकी उनको जरूरत होती है। तो द रेजिडेंशियल केयर प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड होम हेल्थ केयर, इसे हम होम हेल्थ केयर प्रोग्राम भी करते हैं, और इसमें भी एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है जिसमें नर्सेज, फार्मासिस्ट, फिजिशियंस मौजूद होते हैं, और वो तमाम केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं पेशेंट को, उनकी हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं, उनको इम्प्रूव कर रहे होते हैं at their homes. The role of pharmacist is patient assessment, therapeutic drug monitoring, patient education and parental drug preparation. यहाँ पर भी जो है वो जो फार्मासिस्ट का हम रोल देखें तो वो पेशेंट की असेसमेंट है, TDM है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, पेशेंट को एजुकेट करना, और जो है पेरेंटल ड्रग प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ये हमारे पास फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, यानी लास्ट अगर हम कहें तो ये आ रहा है हमारे पास कंसल्टेंट फार्मेसी प्रैक्टिसेस। फ्यूचर में जो है वो फार्मासिस्ट, या अभी भी मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे फार्मासिस्ट हैं हमारे जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ना सिर्फ जो है वो हॉस्पिटल में बल्कि इंडस्ट्रीज में भी एज अ कंसल्टेंट वो काम कर रहे होते हैं। फुल टाइम नहीं होते हैं, बल्कि वो जो होते हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी कंसल्टेंसी या अपनी एक्सपर्टीज उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हें वहाँ से पे किया जा रहा होता है। तो इसे हम कहते हैं कंसल्टेंट फार्मेसी प्रैक्टिस। A pharmacist can provide consultation for development of a policy and procedure manual, यानी हॉस्पिटल के लिए अगर कोई पॉलिसी बनानी है, प्रोसीजर मैनुअल्स बनाने हैं, तो वहाँ पर वो उनको गाइड करता है अपने अपनी जो एक्सपर्टीज होती है उनके अकॉर्डिंग। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मुलरी सिस्टम, अगर कहीं हॉस्पिटल में फॉर्मुलरी मौजूद नहीं है तो किस तरह फॉर्मली सिस्टम को वहाँ इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह फॉर्मुलरी बनानी है, कौन सी ड्रग उसमें ऐड करनी है, किस तरह अपडेट करना है, यहाँ पर अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग और यानी TDM के लिए और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा होता है हॉस्पिटल के लिए। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स, इसके अलावा डिफरेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स अगर वहाँ पर जो है रन करवाने हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो आपका पैरामेडिकल स्टाफ हो या डिफरेंट हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हों उनके लिए, या कम्युनिटी के लिए डिफरेंट अगर एजुकेशन प्रोग्राम्स वहाँ पर प्रोवाइड करना है तो उसमें वहाँ पर वो अपनी कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा होता है। इसके अलावा मेडिकेशन रिव्यू, तमाम जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उनकी मेडिकेशन की रिव्यू के लिए एज अ कंसल्टेंट वो काम कर सकते हैं। तो ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन लार्ज हॉस्पिटल, इन स्मॉल हॉस्पिटल एंड इन फ्यूचर, ये तमाम चीजें यहाँ पर बेटा हमने पढ़ ली हैं। चीजें समझ में आई हैं आप लोगों को जी स्टूडेंट्स? यस मैम। आ गई हैं? नूर जी, नूर आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए जी। बेटा आवाज आई है? पहले तो आप कह रही थी आप थोड़ा लेट आई थी, अभी तो आप यस मैम। नूर आ गई चीजें समझ में? यस मैम। अच्छा बताइए मुझे फ्यूचर में फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जल्दी से बताओ। ये तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही स्टार्ट में पढ़ा था बेटा, ये तो एक टॉपिक अलग से था तो मैंने इसको थोड़ा सा और रिवाइज कर दिया, वरना मेरा ख्याल है आप जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आप देखिए वो यही है। जी बताइए, जल्दी बताइए। जरूरी नहीं था कि मैं अगर आपको नहीं पढ़ाती तो ये आपको पहले से भी आनी चाहिए थी, और एज आप हॉस्पिटल फार्मेसी का कोर्स पढ़ कर आए हैं तो उसमें सबसे मेन चीज जो आपके सबसे पहले जो टॉपिक आता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। ठीक है, क्या है जल्दी बताइए। नूर आप बताएं मुझे, क्या है बेटा फ्यूचर रोल, क्या है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का? जल्दी मैं बताऊं? जी कौन बताएगा? किसकी आवाज आ रही है? कौन कह रहा है मैं बताऊं? इफ्रा। इफ्रा। अब इफ्रा खाली आप पढ़ेंगे और कोई नहीं पढ़ेगा? आपको सारे अच्छे नंबर लाने, बाकी क्या करेंगे जी? नहीं इफ्रा नहीं बताएंगी, कोई और बताएगा। नौशीन, नौशीन आप बताइए जी। नौशीन आवाज आ रही है मेरी? मैम एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें, वो मेरा नेट ऑफ हो गया था। फ्यूचर रोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्या फ्यूचर रोल है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के? मैम
मैम मैं नूर फातिमा मैं बता रही हूँ नूर आपको। बताइए, हाँ नूर बताइए, शाबाश। फ्यूचर रोल में मैम ये है कि एक तो आपने नर्सिंग का बताया कि नर्सिंग के लिए बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, और एक रेसिडेंशियल बताया आपने कि एक होम बेस्ड जो रेजिडेंशियल केयर फार्मेसी है। सर्विसेज, वो नॉर्मली आप देखें बेटा, अभी भी बहुत से पेशेंट, बहुत से घरों में बेचारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है, तो उनके लिए फिर क्या होता है कि होम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ केयर सर्विसेज एट देयर होम्स प्रोवाइड की जाती है ना, अभी भी हैं। तो उसमें ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर आप देखें नर्सेज होते हैं, लेकिन एज अ फ्यूचर रोल में ये कह रहे हैं कि नर्सिंग केयर सर्विसेज में फार्मासिस्ट हो सकते हैं, होम केयर सर्विसेज में। इसके अलावा और क्या है, लास्ट क्या था जी? मैम शायद इफ्रा, कंसल्टेंट था। आप बताएं, इफ्रा आप बताइए, आप बता रही थी ना मैम लास्ट था कंसल्टेंट फार्मेसी प्रैक्टिस। किस किस में एज अ कंसल्टेंट वो अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर? मैम पेशेंट एजुकेशन में, ठीक है, असेसमेंट, ठीक है। और टू इंट्रोड्यूस फॉर्मुलरी सिस्टम, जी। ठीक है, कि अगर और इन हॉस्पिटल में सर्विस फॉर्मुलरी में, सिस्टम मैम नहीं है इन तो सर्विस इम्प्लीमेंट और करवाना है। मेडिकेशन रिव्यू में, जी, मेडिकेशन रिव्यू, वेरी गुड। और इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, और ठीक है, चलें, समझ में आ गया इसका मतलब है, ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, चलें बेटा, फिर अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लें, वरना ये है कि मैं जो ना यहाँ पर लेक्चर अपना वाइंड अप कर रही हूँ। मैम मुझे असाइनमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना था। पूछो पूछो। मैम एक चीज क्लियर नहीं हो रही मैम, जो आपने लिस्ट दी है क्लासेस ऑफ ड्रग की, उसमें से 5 क्लासेस ऑफ ड्रग लेनी है हाँ और बिल्कुल, फिर हर क्लास की 5-5 ड्रग्स कवर करनी, जो आपने हाँ हेडिंग्स दी पांच हैं। पांच ड्रग कवर कर लो। अगर एंटीबायोटिक उठा रही हो ना बेटा, तो एंटीबायोटिक में भी मजीद सब ग्रुप, तो एंटीबायोटिक बहुत सारी है ना, तो उसमें से अगर यस तुमने एंटीबायोटिक में भी तुम सिफेलोस्पोरिन उठा लो, ठीक है, क्यूनोलॉन ग्रुप होगा ना, अगर क्यूनोलॉन देखो, सिफेलोस्पोरिन अलग है, क्यूनोलॉन अलग है, मैक्रोलाइड यस। अलग है, मुख्तलिफ ग्रुप है ना, उनमें से कोई एक ग्रुप उठाओ, ठीक है। फिर एक एक ग्रुप के तो ड्रग्स बस एक एक हाँ ग्रुप उसमें एक फिर लिख ग्रुप दें को तो 5 हो जाएंगे। एंटीबायोटिक, तुम अगर हर एंटीबायोटिक उठाओगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा, कोई एक ग्रुप उठाओ, ठीक है। ये जैसे क्यूनोलॉन उठा ली, तो क्यूनोलॉन में भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन आ जाएंगी, फोर्थ यस जनरेशन आ मैम। जाएगी। तो तुम ये करो कि क्यूनोलॉन में फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ जनरेशन की एक एक उठा लो, 5, ओके, बहुत मतलब डिटेल। टोटल 25 ड्रग्स हो जाएंगी ना? हाँ बिल्कुल, टोटल 25 ड्रग होंगी, ठीक है। ये मुझसे किसी और ओके ने मैम। भी पूछा हुआ था, तो मैम मैंने, जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने अनाउंसमेंट में डाला है क्विज के बारे में, प्लीज हाँ उसका बता दें। नेक्स्ट वीक में होगा बेटा, मैंने चैप्टर पे भी डाला हुआ है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है, और मैंने बार बार ये बताया है कि आपका थर्ड चैप्टर भी जो है वो उसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि जब हम बल्क मैन्युफैक्चरिंग, बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो तमाम स्टाइल प्रोडक्ट्स भी उसमें आ जाएंगी, हाइपर एलिमेंटेशन भी है ना, आईवी एडमिक्सचर आ जाएंगे, ठीक है, साइटोटॉक्सिक भी आ जाएंगी, ऑप्थेल्मिक भी आ जाएंगी। तो इस तरह आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर तीनों इंक्लूड है आपके क्विज में। और मैं एक और, मैम आपने एलएमएस पे चैप्टर 1 और 2 मेंशन नहीं किया, लेक्चर्स मेंशन किए हैं, तो चैप्टर 1 और 2 में क्या मैंने क्या इंक्लूड मैंने होगा? चैप्टर 1 और 2 मेंशन नहीं किया है उसमें, नहीं किया है बेटा मैंने। ओके मैम, मैं दोबारा देख लूंगी। हाँ दोबारा देख लेना, वरना मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल देती हूँ चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन क्योंकि सेकंड में जो चीजें हैं वो थर्ड में भी आ रही हैं, इसलिए आप देखिए मैंने थर्ड चैप्टर अलग से नहीं करवाया आपको, बल्क एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में ही मैंने, क्योंकि वो तमाम चीजें उसी में आ रही है ना, तो इसीलिए आपका ओके मैम। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर इंक्लूड होंगे। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो आपको उसको पूछ लेना, और जो है एमसीक्यूज मैं दूंगी, तो इस तरह कवर करना, चीजें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ के पढ़ोगी तो बहुत आसान है, ठीक है। ओके मैम। बाकी ओके डेफिनेशन मैम। में कुछ अगर है कोई ऐसी मैम चीजें आपने तो वो उसको याद कर लो। जी पूछिए इकरा। उसमें आपने चैप्टर 1 एंड सेकंड लिखा हुआ है फॉर क्विज। हाँ यही मैं कह रही हूँ ना, तो चैप्टर 1 और 2 है ना, तो 2 में बल्क एंड वो है ना, बल्क स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है ना बेटा, तो स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास खुद ही जी। इतनी होना चाहिए ना कि आपके पास जाहिर है आईवी मिक्सचर भी आ जाएंगे, साइटोटॉक्सिक भी आ जाएगा, आपके पास जो है वो क्या कहते हैं ऑप्थेल्मिक, सब स्टाइल प्रोडक्ट है ना ये, जी। ठीक है। और कुछ पूछना है, मैं वाइंड अप कर रही हूँ। मैम तो उसमें लेक्चर्स कितने होंगे तकरीबन?
अब वो तो आप देख लो ना लेक्चर। कितने लेक्चर इंक्लूड हो रहे हैं, जितने भी इंक्लूड हो रहे हैं, 3 हैं 4 हैं 5 हैं, जो भी हैं। ओके मैम। ठीक है, चलो ठीक है ना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।